राम लंका में चढ़ाई करने यानी युद्ध करने के लिए और रावण को उसकी करनी का दंड देने के लिए लंका जा रहे थे। इस दौरान वे समुद्र में एक बड़ा पुल बनाते हैं। नल नील उस पर राम लिखकर उन पत्थरों को समुद्र में तैराते हैं और इस तरीके से बांध का निर्माण होता है। ये कहानी आपने सबने सुनी ही है। इसमें एक बड़ी रोचक कहानी है। इसमें हनुमान जी, चूंकि वायु के पुत्र हैं, वे अपने काम को बड़ी तेजी से कर लेते हैं और एक मैनेजर की भूमिका इस पूरे युद्ध और इस पूरे अभियान में उन्होंने निभाई। सब पर वे नजरें रखे रहते हैं। तो इसी दौरान उनकी एक नज़र गिलहरी पर पड़ती है। वो गिलहरी क्या कर रही थी? वह गिलहरी जो समुद्र के पास में रेत पड़ी थी, उस रेत में जाकर पहले तो वो समुद्र में गीली होती थी, पानी में गीली होती थी और फिर जाके समुद्र की उस रेत में अ, लौटती थी और वो जो मिट्टी या जो रेत उसके शरीर में चिपकती थी, वो उस जो पुल है उस पर वो लाकर डालती थी। हनुमान जी बड़े ध्यान से उसे ये करती हुई देख रहे थे। फिर वे उसके करीब गए, उससे पूछा कि तुम ये कर क्या रही हो? तो उन्होंने कहा कि मैं भगवान राम, प्रभु श्री राम की जो पुल बन रहा है उसमें मदद कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा इस प्रयास से क्या होगा? तुमको लगता है कि इससे प्रयास से कुछ होने वाला है? तो गिलहरी ने जो एक सटीक उत्तर दिया और जो मेरे जीवन की पूंजी भी है और जिसके तहत मैं सारे प्रयास करता हूँ, उसने बड़ा सटीक उत्तर दिया। उसने कहा कि हो सकता है मेरे इस छोटे प्रयास से इतने बड़े पुल में कोई बहुत बड़ा अंतर ना आता हो, उसके प्रयास में बहुत अंतर ना आता हो, मगर जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो यह जरूर कहा जाएगा कि जब पुल बन रहा था, अन्याय का अंत होने को था और अन्याय के अंत के लिए प्रभु श्री राम पुल बनाकर लंका की ओर जा रहे थे, तब सभी लोगों ने प्रयास किया, केवल मैं प्रयास नहीं कर पाई। तो ये इतिहास नहीं लिखा जाएगा। इतिहास यह लिखा जाएगा कि मैंने भी अपनी शक्ति से बढ़कर उस पर योगदान दिया। कुछ ऐसा ही प्रयास इन्वायरमेंट को बचाने के लिए हमारा भी है। हम प्रयास कर रहे हैं कि पूरे विश्व में तो नहीं, कम से कम भारत में हम उस इन्वायरमेंट की जो पतन है और उसकी अधोगति है, उसको रोकने का प्रयास करें। कितना कर पाएंगे नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे सामने जो ताकतें हैं, बड़े बड़े कारपोरेट जगत है जिनके पास लाखों करोड़ों अरबों रुपए है, जिसके सामने हम कहीं नहीं ठहरे। हमारी रीच भी उतनी बड़ी नहीं है, हमारा संगठन भी उतना बड़ा नहीं है कि हम उसके आसपास भी कहीं ठहर। मगर जब भी इतिहास लिखा जाएगा, तब ये जरूर लिखा जाएगा कि जब पूरे विश्व में और भारत में पर्यावरण की अधोगति हो रही थी, उसका नाश हो रहा था, तो कोई जनशोध था, कोई प्रदीप तिवारी था जो इसके लिए आवाज उठा रहा। जी हाँ, हम इस पर्यावरण की लड़ाई हमेशा लड़ते रहेंगे और इसके लिए अपनी सारे जीवन की पूंजी को भी खत्म करने के लिए हम सहर्ष तैयार हैं। आज हम जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं, वो मुद्दा जनशोध अक्सर उठाता रहा है कि क्या पश्चिम का जो मॉडल है एज इट इज भारत में स्वीकार करने योग्य है? क्या वह मॉडल ने उसको जो पश्चिम है और पश्चिमी देश हैं उसे खुशहाल जीवन दे दिया है? अगर दे दिया है तो उसे बिल्कुल एज इट इज स्वीकार करने में कहीं कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसे तेजी से लागू करना चाहिए। मगर हमें रुक कर सोचना पड़ेगा कि अगर उसने वहां पर विनाश को जन्म दिया है, अगर उसने वहां पर लोगों के जीवन को ही खतरे में डाल दिया है, तब हमें
सोचना पड़ेगा। वर्तमान जो स्थिति है वो है उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में वहाँ के स्थानीय ग्रामीण और पर्यावरणविद और जो युवा हैं वो चिपको आंदोलन करने जा रहे हैं। अब ये आंदोलन क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार वहाँ पर चार धाम के लिए 110 किलोमीटर का मार्ग बना रही है। उस सड़क निर्माण परियोजना के लिए लगभग 7,000 वृक्षों की, जो कि देवदार के वृक्ष हैं, जो कि इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए बहुत ही महत्व के हैं, उनकी बलि ली जा रही है। इसके लिए जो पर्यावरण चिंतक है और फिजिक्स के बहुत बड़े प्रोफेसर रहे और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जो कि बहुत समय तक इसको लीड करते रहे हैं और फिजिक्स सेक्टर के एचओडी भी रहे हैं वहाँ पर, ऐसे मुरली मनोहर जोशी ने भी उस जो एक आंदोलन है उसका नेतृत्व करने की बीड़ा उठाया है। तो जो राज्य सरकार है सम्मत पर, उसका दावा है कि 110 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजना चार धाम यात्रा मार्ग को मजबूत करेगी, स्थानीय कनेक्टिविटी सुधरेगी, पर्यावरण को बढ़ावा मिलेगा, मान लिया रोजगार भी बढ़ेगा, ये भी मान लिया। इसमें वहाँ की स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है, इसको नकारा नहीं जा सकता। जो मध्य प्रदेश में जो काल लोक बना है उससे वहाँ के लोगों की आजीविका सुदृढ़ हुई, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मगर इसकी कीमत क्या है? तो विशेषज्ञ मानते हैं उत्तरकाशी भूस्खलन के लिए अति संवेदनशील क्षेत्र में आता है। बड़े पैमाने में कटाई से भूस्खलन जोखिम बढ़ेगा, जल स्रोत सूख सकते हैं और वन्य जीवों का आवास प्रभावित होगा, जिससे उनमें जबरदस्त पलायन हो सकता है या वो मौत की आगोश में हो सकते हैं। जलवायु परिवर्तन के दौर में पेड़ों का नुकसान पहाड़ों के लिए भी गंभीर खतरा खड़ा कर सकता है। यही कारण है कि स्थानीय लोग सरकारी दावों पर सवाल उठाते हुए सड़कों के वैकल्पिक डिजाइन, टनलिंग और कम नुकसान वाले रूट को सुझा रहे हैं। ऐसा हो भी सकता है क्योंकि हम जहाँ से बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की धरती सिवनी से, तो जहाँ चिपको आंदोलन की बात है इस धरती पर ही वह चिपको आंदोलन हुआ, रोपड़ के करीब वह आंदोलन हुआ और इसी धरती ने पूरे विश्व सहित जो पूरे पर्यावरण को एक मार्ग भी दिखाया है, सिवनी जो नागपुर मार्ग के रूप में, जहाँ पर उन्होंने पर्यावरण का विनष्टीकरण भी नहीं किया और पुल के बनाकर नीचे सारा एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखा। ये आज पूरे भारत की सबसे साउंड प्रूफ और सबसे बेहतर सड़क मानी जाती है। तो क्यों नहीं ऐसा उत्तरकाशी में किया जा सकता है? क्यों नहीं वहां पे इस तरीके के निर्माण किए जा सकते? पर्यावरणविदों का इसमें कहना है कि जो सड़क डिजाइन है वो पुरानी सोच पर आधारित है। कटान को न्यूनतम रखने वाली तकनीक पर विचार ही नहीं किया गया है। परियोजना की जन सुनवाई तो एक तो की गई तो उसे पारदर्शिता तरीके से किया नहीं गया, जमीन पर उतारा गया। पर्यावरणविदों का आरोप है कि 7,000 पेड़ सिर्फ एक संख्या नहीं है, यह पूरा एक इकोलॉजिकल सिस्टम है। ये पूरा एक जंगल है जो विनष्टीकरण की कगार पर खड़ा हो गया है। 2000 प्लस जल स्रोत जो जिनके संरक्षक ये पेड़ हैं, ये वन क्षेत्र है, वो विनष्टीकरण की कगार पर पहुंच गया है। हजारों पक्षियों का निवास जो इन जंगलों में, वो विनष्टीकरण की कगार पर पहुंच गया है। स्थानीय पर्वतीय पारिस्थितिक का जो आधार है ये जंगल, वो विनष्टीकरण की कगार पर पहुंच गया है। जो आंदोलन की शुरुआत है उसमें जो वहां के उत्तरकाशी के कई गांवों में महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों ने मिलकर चिपको आंदोलन की याद दिलाने वाला संघर्ष शुरू किया है।
पेड़ से चिपक कर हरियाली बचाकर इस आंदोलन में ग्रामीणों का धरना देना और पेड़ों पर राखी बांधकर इसकी शुरुआत वे कर रहे हैं। स्थानीय देवी देवताओं से प्रार्थना करेंगे कि वे इस जंगल को सरकार की नीति से बचाएं। जागरूकता रैली की जाएगी, सोशल मीडिया अभियान चलाए जाएंगे, ये सारी चीजें की जाएंगी, मगर फिर भी सरकार अपनी हठधर्मिता छोड़ती है। इस पर जनसूत को भी बहुत कम विश्वास है, क्योंकि आज सरकार अपने अहंकार में किसी की सुनने की स्थिति में नहीं है। प्रोफेसर मनोहर मुरली मनोहर जोशी, जो कि खुद एक पर्यावरणविद हैं और एक बहुत इंटेलिजेंट आदमी हैं, वो हिमालय संरक्षण के लिए हमेशा मुखर और इसमें अगली पंक्ति में खड़े नजर आते हैं। उनके बयान है कि विकास जरूरी है, लेकिन विकास विनाश के रास्ते से नहीं होना चाहिए। हिमालय हमारे देश का पर्यावरणीय स्थल है, इसे बचाना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। सड़क चाहिए, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से, बिना 7,000 पेड़ काटे हुए। आप चाहें तो जनसूत के माध्यम से सरकार यह सुन सकती है, सिवनी नागपुर रोड का मॉडल वहां अप्लाई कर सकती है। स्थानीय लोगों की जो चिंताएं हैं वह यह है कि पेड़ का बड़े पैमाने पर जो कटाई है उसे रोकी जाए, सड़क के किनारे वैकल्पिक मार्ग ढूंढा जाए, विशेषज्ञों की टीम में पारदर्शिता हो, पर्यावरण मूल्यांकन कराया जाए जिससे वहां के लोगों से शेयर किया जाए, परियोजना को भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों से दूर रखा जाए और टनलिंग, पिलर बेस्ड रोड जैसे आधुनिक तरीके अपनाए जाए। महिलाओं का कहना है कि यदि पेड़ काटे तो पानी संकट बढ़ेगा, खेतों की उर्वरक शक्ति प्रभावित होगी, गांव का तापमान बढ़ेगा और वन जीवों का रास्ता सीधे गांव की ओर हो जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश में कई जगहों में दिखने लगा है। शेरों का ग्रामीण क्षेत्रों में आना और हाथियों का छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश की ओर आना, इसके स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे हैं। सरकारी पक्ष का जो दावा है, सड़क रक्षा, राहत और पर्यटन के लिए आवश्यक है। हर कटे पेड़ की जगह 5 नए पौधे लगाए जाएंगे। परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन किया जाएगा। अब ये जो हर नए पेड़ की जगह 5-10 पेड़ लगाने का जो वादा है, सरकार हमेशा से करते रही है। NHAI ने न जाने कितने पेड़ लगा दिए और भारत आज विश्व में सबसे हरा भरा देश के रूप में उभर गया। ये आप सब जानते ही हैं, हमसे बेहतर आप जानते हैं, क्योंकि हमें कहीं भी अपनी नॉलेज या अपनी इंफॉर्मेशन का अहंकार नहीं। हम जानते हैं कि हमसे आप ज्यादा आप जानते हैं, उन चीजों को समझते हैं। जो पर्यावरण संकट है और चिपको की जो विरासत है, 1973 का चिपको आंदोलन आज भी पहाड़ों की आत्मा है। गांव में बुजुर्ग लोग आंदोलन की वही भावना दोहरा रहे हैं, पेड़ कटेंगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे। उत्तरकाशी का वर्तमान आंदोलन उसी परंपरा का विस्तार है। अहिंसक विरोध, पर्यावरण चेतना, सामूहिक जिम्मेदारी, प्राकृतिक केंद्रित विकास की मांग। जनशोध उसके साथ मजबूती से खड़ा है। इस आंदोलन को जनशोध भरपूर मदद दे रहा है, अपनी आवाज दे रहा है। हम जो भी कर सकते हैं उसको करने का जरूर प्रयास करें। आप भी इस आंदोलन के साथ जुड़िए सोशल मीडिया में, और अगर वहां पर व्यक्तिगत रूप से इस आंदोलन में सहभागी हो सकते हैं तो और बेहतर होगा। आप इन सब मुद्दों पर क्या विचार रखते हैं, आप हमें बताएंगे तो हमें बहुत बेहतर लगेगा और हम उससे कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जनशोध। नमस्कार।